जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। और मैं तैयार हूं आपके लिए सेट पेपर लेके। आप सभी कमांडोज जल्दी से जुड़ जाइए। तो सेशन को हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल शायद से संडे था, सारे कमांडोज इवेंट्स कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो इवेंट्स नहीं है, ठीक है ठीक है। सभी क्लासेस जुड़ जाए और सभी अपने पास में जो OMR शीट है पीली वाली, येलो कलर की आपके पास दी होगी, उसे आप जल्दी से आपके पास नोट एक पेन ले लीजिए और उसको क्लिप बोर्ड पे रखिए और मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हम चालू करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हर बार बताता हूँ मैं कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी की मेरिट लिस्ट बनती है, क्या बनता है। और शायद से एक गुड न्यूज़ भी आ चुकी है कि अब शायद से 27 मार्च को एग्जामिनेशन होने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पिछली भर्ती दी थी कैंडिडेट्स ने, वो भर्ती का जल्द ही एग्जामिनेशन होने वाला है 27 मार्च को। ऐसा बताया जा रहा है कि 27 मार्च को एग्जामिनेशन होगा। तो हम सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि 27 मार्च को एग्जामिनेशन हो जाएगी। वैसे ही जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी फिजिकल की रैली भर्ती का वेट कर रहे थे, वो भर्ती जल्द ही आने वाली है हमारे लिए। तो कैंडिडेट्स बिल्कुल भी कैरी ना करें कि अब भर्ती नहीं आने वाली। तो भर्ती आने वाली है, तबीयत से लग जाइए फिजिकल में और मेरे साथ में रिटर्न भी प्रिपरेशन करते रहिए, मेरे साथ में रिटर्न क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करें हम इंडियन आर्मी की, किस प्रकार से इंडियन आर्मी की मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे बात करें इंडियन आर्मी की मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनती है, तो देखिए GK मैथ रीजनिंग साइंस कंपलसरी है और सभी को आपको लेवल से पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपका भविष्य खतरे में है, यानी कि आपका जो 1 साल की मेहनत है वो पूरी व्यर्थ चली जाएगी। तो कृपया अपना जो रिटर्न का सिस्टम है, रिटर्न क्लासेस कंटिन्यू लेते रहे और आप घर पे भी पढ़ते रहे और सेल्फ स्टडी जरूर करते रहे कंटिन्यू अपने साथ में। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका और भी मैथ्स रीजनिंग और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। मेरे साथ में जो देख रहा हूँ मैं, मेरे साथ में अभी करंट जो 6 व्यूवर्स है और बाकी के जितने भी कमांडो से जल्दी से जुड़ जाए। कमलेश राजस्थान में जुड़ चुके हैं, पांडे जी, कुलदीप, लवकुश पांडे जी, मेरे साथ में इतने सारे कमांडोज जुड़े हैं। आप सभी का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर रहेगा, नंबर 1 फिजिकल में भी और आने वाला है रिटर्न में भी नंबर 1। तो मेरे साथ में जुड़िए और जितने भी कमांडोज बाकी के हैं, ठीक है, बाकी कमांडोज जल्दी से मेरे साथ में आइए। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरा सेट पेपर है वो सेट पेपर है मेरा ए। सेट पेपर ए है मेरा आज। आपका सेट पेपर क्या है जल्दी से मुझे बताएं। और यहाँ पर मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़े हैं, 7 व्यूवर्स बता रहे हैं यहाँ पे करंट, और बाकी के कमांडोज जितने भी हैं रूम में हैं अपने, सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ जल्दी से। आदित्य चौहान भी जुड़ चुके हैं, पांडे जी, कमलेश, कुलदीप, लवकुश। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, जिन जिन का कमांडो वीट हो चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यहाँ पे हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर की बात करें, हमारा सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, हमारे सबसे बड़ा नगर आता है इंदौर, ठीक है, इंदौर। और इंदौर में ही सोयाबीन का हमारा जो केंद्र है, उद्योग सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है वो इंदौर में ही स्थित है। और जो स्मार्ट सिटी, नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी का जो आयोजन किया था कि 100 स्मार्ट सिटी होगी, उसमें हमारा इंदौर भी होगा। और टॉप 20 में हमारा इंदौर का भी नाम आ चुका है कि स्मार्ट सिटी में हमारा इंदौर भी होगा। और इंदौर में जो मराठा पेशवा जो थे बाजीराव ने यहाँ पर होलकर की नींव डाली थी। तो यहाँ पर होलकर जो मराठा थे वो होलकर समाज से थे। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में सिंधिया मराठा थे। तो यहाँ पर जो नींव डाली थी वो मराठा वंश जो होलकर जी थे उन्होंने यहाँ पर नींव डाली थी। और यहीं से कुछ दूर, यहाँ से कुछ दूर, ठीक है, उज्जैन के पास में एक इंदौर से उज्जैन रोड पे जो है एक इंदौरी नगर है, वहां पर भी इसी स्थापना की गई थी। और उसके पास में क्या बात की जाए, इंदौर से थोड़ा उज्जैन की बात की जाए तो वहां पर महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है वो भी इसी के पास में है। और उज्जैन में जो सोयाबीन क्षेत्र का औद्योगिक केंद्र है अनुसंधान, वो उज्जैन में भी स्थित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा इंदौर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम सिक्किम की राजधानी है,
आर्मी बॉय विकी बता रहे हैं इंदौर, आदित्य बता रहे हैं सी, कुलदीप बता रहे हैं इंदौर। वेरी गुड, जिन जिन कमांडोज ने इंदौर दिया है बिल्कुल सही आंसर से आपका। सिक्किम की राजधानी है क्या? गंगटोक, मगन, गेजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? सिक्किम की राजधानी है, जल्दी से बताएं मुझे। सिक्किम, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है ये सिक्किम, और ये हमारे थंब के आकार का है, ठीक है, अंगूठे के आकार का क्षेत्र है सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और इनकी भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या है इनकी? भाषा यहाँ की अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा है। इनकी जो राजधानी है वो क्या है? गंगटोक। तो याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी सिक्किम की वो गंगटोक है। जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं 10 व्यूवर्स हैं। संजय जामरे, आर्मी बॉय, डी बता रहे हैं, डी बता रहे। देखिए ऑप्शन नंबर ए जिन जिन कमांडोज ने किया है सैनिकों ने, बिल्कुल सही है। चलिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? संजय बता रहे हैं डी, यहाँ पर कमलेश जी बता रहे हैं ए, आर्मी बॉय सी, पांडे जी यहाँ पर डी बता रहे हैं, कमलेश राजस्थान ए बता रहे हैं, कुलदीप मुंबई बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेट्रो रेल की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में स्टार्ट गई थी। और जो हावड़ा ब्रिज है हमारा, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज जो है वो भी कहाँ पर है? हमारा कोलकाता में स्थित है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर आएगा कोलकाता आएगा। कोलकाता के जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। पश्चिम बंगाल कोलकाता की राजधानी है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले मेट्रो रेल की स्टार्ट जो की थी कोलकाता में की गई थी। उसके बाद में हमारा दिल्ली, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में 2002 में, दिल्ली में 2002 में मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। दिल्ली में हमारे यहाँ पर, उसके बाद में दिल्ली में 2002 में मेट्रो ट्रेन जो सेवा है वो इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और जो कोलकाता को मध्य रेलवे का मध्य भाग कहा जाता है, यानी कि मध्य में स्थित होने के कारण उसे मध्य रेलवे कहा जाता है। तो वहाँ पर उसका मुख्यालय मध्य रेलवे कहा जाता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघदूत किसकी रचना है? चलिए बताइए, मेघदूत किसकी रचना है? जल्दी से बताइए कि मेघदूत, मेघदूत किसकी रचना है? जल्दी से बताइए कमांडोस। कालिदास, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु? मेघदूत किसकी रचना है? देखिए यहाँ पर मेघदूत से ही क्लियर होता है, दूत, दूत यानी संदेश भेजने वाला, ठीक है। तो यह यक्ष की कथा है एक, ठीक है। ये कुबेर के शासनकाल में हुई थी। कुबेर ने जब यक्ष को अपने राज्य से निष्कासित किया था तो वह एक रामपुरी पर्वत, ठीक है, रामगिरी पर्वत पर निवास करने लगे थे। रामगिरी पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर निवास करने लगे थे। और उन्हें फिर उनकी प्रेमिका की जब वर्षा ऋतु स्टार्ट हुई, जब वर्षा ऋतु स्टार्ट हुई तो उन्हें अपनी प्रेमिका की याद आने लगी। तो वो वहां से अब इतना दूर, रामगिरी पर्वत इतना दूर था, और उनका जो प्रेमिका थी वो उनके कुबेर जी थे, उनके शासनकाल में वहां पर रहती थी। तो उन्हें याद आने लगी वर्षा ऋतु में, तो उन्हें संदेश भेजने का काम किया। तो जब संदेश भेजने के लिए उन्हें कोई साधन नहीं मिला तो उन्होंने मेघ, जो होता है मेघ हमारा, मेघ यानी बादल, बादल जब गरजते हैं तो उसके माध्यम से संदेश पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। किसकी? कालिदास ने, ठीक है। तो मेघदूतम और अभिशांताकुलम, अभिशांताकुलम भी किसकी थी? कालिदास की थी। अभिशांताकुलम, अभिशांतकुलम, ये भी रचना किसकी थी? ये रचना भी हमारे कवि कालिदास की थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो बिल्कुल कालिदास आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण का था? ठीक है। तो जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न पाए गए थे। कितने? 14 रत्न थे। समुद्र मंथन में कितने थे? 14 रत्न थे। 14 रत्न निकले थे, 14 रत्न। उसमें से एक हाथी भी था, और उस हाथी का नाम क्या था? ठीक है, इसे इंद्रदेव ने रखा था। इसे किसे रखा था? इंद्रदेव ने, इंद्रदेव ने रखा था इसे, ठीक है। उसका नाम क्या था? एरावत, एरावत, इसका नाम था एरावत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है। तो जो हाथी था सफेद, ठीक है, जो सफेद हाथी था उसका नाम क्या था? एरावत। ये समुद्र मंथन जब हुआ था, जब बलि नामक, एक बलि नामक राक्षस की तीनों लोक में जय जयकार हो रही थी, और उनका तीनों लोक में बहुत ही हाहाकार हो रही थी।
फिर उससे क्या हो गया कि जब इंद्रदेव की शक्ति भी बड़ी क्षीण हो गई थी उनके आगे, बलि के आगे, राजा बलि के आगे, तो उनके समय बलि ने बलि को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास सभी नारायण वगैरह, नारायण और जो इंद्रदेव वगैरह थे, जब भी देवतागण गए विष्णु के पास और विष्णु से एक रिक्वेस्ट की कि देखिए बलि का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि वो सब अत्याचार ही अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नीति बनाई कि समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में ये इस प्रकार से सबसे पहले विष निकला था उसमें से। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था और उस विष को आपने भगवान शंकर का नाम सुना होगा, तो भगवान शंकर ने उस विष को अपने हथेलियों पे लेके उसे पी लिया था और उसे पी के सिर्फ कंठ तक ही जाने दिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसलिए जो हमारे शिव शंकर भगवान जी है भोलेनाथ, उन्हें नीलकंठेश्वर भी कहा जाता है। तो जब उन्होंने फर्स्ट बार विष निकला तो उन्होंने पिया, फिर उसके बाद में 9 रत्न की प्राप्ति हुई, मतलब ये 14 रत्न थे निकलते गए और कुछ बलि रखते गए, कुछ देवतागण इसमें से साधन रखते गए। तो इस प्रकार ये घटना हुई थी, समुद्र मंथन से थी और इसमें जो निकला था हाथी वो क्या था, श्वेत हाथी था। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्मी बॉय, पांडे जी, कमलेश, संजय, सुमित, गुड, वेरी गुड। कमलेश जी मैं आपको एक बता दूं कि 27 मार्च को आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, इंडियन आर्मी का आपने एग्जामिनेशन दिया है, अगर आपने फिजिकल पास किया है और भी जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बैठे हैं और एग्जामिनेशन नहीं हुई है, तो उनकी एग्जामिनेशन 27 मार्च को होने वाली है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा बिल्कुल आएगा ऑप्शन नंबर डी, एरावत। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कहाँ पर है? और इसके पहले मैं पूछूंगा कमलेश जी से कि सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहाँ है हमारे एमपी पे? ठीक है, सोयाबीन का, चलिए बात करें यहाँ पर, सूरज सर। चलिए, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है और मुझे बताएंगे सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कमलेश जी बताएंगे सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, इंदौर, इंदौर बता रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है ये हमारे? सबसे ज्यादा ये मालवा क्षेत्र में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, मालवा। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है, मालवा क्षेत्र बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, रोहित सोलंकी, मालवा, बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण हुआ था? यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सारनाथ में, बोध गया में, वैशाली में या फिर कुशीनगर में? चलिए बताइए, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? बोध गया, सारनाथ, वैशाली या फिर कुशीनगर? जल्दी से बताइए कमांडोज, इसका आंसर क्या आएगा? महात्मा बुद्ध की बात करें तो सबसे पहले इसके तो ऋषभ देव सबसे पहले। ठीक है, ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के सबसे पहले संस्थापक थे और 23वें तीर्थंकर जो हमारे थे पार्श्वनाथ थी और 24वें महावीर स्वामी थे। और गौतम बुद्ध की बात की जाए तो इनका, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में इनको क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में इनको सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे इनके सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ठीक है, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया था? प्रथम प्रवचन जो हुआ था उसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रथम प्रवचन को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर आएगा कुशीनगर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी हमारे यहाँ पर, 1 नवंबर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक है, MPPSC की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और इसका जो चुनता है वो कौन चुनता है? राज्यपाल। कौन चुनता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल, जिसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। PM नहीं चुनते हैं कुलदीप जी। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ स्थित है? भारत में, जापान, जर्मनी, इक्वाडोर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यश रावत बी बता रहे, रोहित सोलंकी डी, कमलेश राजस्थान डी बता रहे हैं मुझे यहाँ पर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ पर स्थित है? भारत, जापान, जर्मनी या फिर इक्वाडोर। पांडे जी बता रहे हैं यहाँ पर डी, रोहित सोलंकी डी बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर में स्थित है। जो हमारा ये सब, ठीक है, ये सक्रिय, यह इस समय सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है। इस समय ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये इक्वाडोर में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, भारत में नहीं आएगा। जिन जिन कमांडोज को ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल सही आंसर से आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी कितनी दूरी से मारा जाता है? हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? आपने देखा होगा हॉकी, हॉकी की बात की जाए, हॉकी की बात की जाए तो जल्दी से मुझे बताएंगे कमलेश जी कि हमारे हॉकी जो है, इंडियन हॉकी, उसके इंडियन हॉकी है, उसके कप्तान कौन है? भारतीय हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? जल्दी से बताएं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? ठीक है, गजू बन्ना ए बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 7 गज, बिल्कुल इसका जो सही आंसर आएगा 7 गज। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा 7 गज। और हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? कौन कमांडोज बताएगा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? जल्दी से बताए। कमलेश, कमलेश का आंसर नहीं आया, नहीं पता सर। फिर कहा हॉकी नहीं देखी तो क्या देखा? हमारी टीम जो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक हुआ, ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें हमारी जो महिला हॉकी टीम थी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। ठीक है, इतना बड़ा कीर्तिमान रचा उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। जब हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो बहुत ही जो हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है कि हम सेमीफाइनल तक पहुंचे। रोनाल्डो क्या बता रही हैं? रोनाल्डो, ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए, नव मनप्रीत, बिल्कुल इसका जो सही आंसर है भारतीय हॉकी के क्या है? मनप्रीत, मनप्रीत सिंह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टेली, आपने सुना होगा, टेली कॉमर्स से संबंधित है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? जल्दी से बताए। पांडे जी वेरी गुड, आपने जो आंसर्स दिया वेरी गुड, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आंसर्स दिया। जल्दी से बताए, जो टेली है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, नेटवर्किंग से किया जाता है, संचार, अकाउंटिंग या फिर DTP। तो जो बनना बी, आर्मी बॉय बी बता रहे थे। इसका जो आंसर आएगा अकाउंटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकाउंटिंग से संबंधित है। ठीक है, E-कॉमर्स वगैरह जो आता है, टेली वगैरह जो सारे संबंधित होता है, ये कॉमर्स से संबंधित होता है। और इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल अकाउंटिंग आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग से संबंधित एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बिजनेस में, जिसमें जो बिजनेस करते हैं बड़े बड़े जो कंपनीज होती है वो अकाउंटिंग टेली का उपयोग करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर सबके पास में होगा शायद से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो क्या है? ठीक है, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गंगा आएगा। ठीक है, जिन जिन कमांडोज का गंगा है, बिल्कुल गंगा हमारे भारत की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। और गंगा में एक ऐसा विषाणु पाया जाता है जो जीवाणु को नष्ट करता है, जिसके कारण हम जब गंगा जल घर पे भी लाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े कुछ नहीं होते। और इसमें मगरमच्छ, और उसके बाद में डॉल्फिन, हमारी जो गंगा है उसमें डॉल्फिन, मगरमच्छ और भी बहुत कई प्रकार के इसमें जो जंतु हैं, जो जंतु वो पाए जाते हैं। और गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी मंदाकिनी हमारे उत्तराखंड से निकली हुई है। और उसके बाद में बात करें गंगा नदी की तो गंगा 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 जो होता है, गंगा पुत्र भीष्म, भीष्म पितामह भी गंगा पुत्र जो थे वो गंगा माता के ही पुत्र थे।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा बिल्कुल सही, गंगा, गंगा नदी आएगा इसका सही आंसर। चलिए डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, मतलब आज से 2700 वर्ष पूर्व, ठीक है, सबसे पहले जो धर्म था वो कौन था? सनातन धर्म। ठीक है, हमारे इंडिया, मॉरिशस, नेपाल में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। ठीक है, एक सनातन धर्म ही है जिसमें भगवान शिव सबसे पहले जाने जाते हैं उसमें, और तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म। ठीक है, बाकी जो धर्म बने हैं बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ये इसके बाद बने हैं धर्म। ठीक है, तो सबसे पुराना धर्म है हमारा और जो चलता आ रहा है और चलता रहेगा वो है हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा सनातन धर्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 1954 में, सबसे पहले 1954 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा बछेंद्री पाल। इन्होंने 1954 में हमारा तिरंगा झंडा लहराया था माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8848 मीटर। और सबसे पहले इस पर चढ़ने वाली जुंको तेबई, सबसे पहले इस पर चढ़ने वाली कौन है? जुंको तेबई। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा बछेंद्री पाल। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बछेंद्री पाल बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। कि प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो देखिए ये स्थित है पंजाब। कहाँ पर स्थित है ये? पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान से जो रावलपिंडी है, पाकिस्तान में रावलपिंडी, पाकिस्तान में रावलपिंडी है, वहां से 16 से 18 मील दूर। ठीक है, 18 मील दूर ये स्थित है। और यहाँ पर सबसे पहले 10,500 जो छात्र आए थे, सबसे पहले यहाँ पर आए थे 10,500 के आसपास छात्र शिक्षा ग्रहण करने आए थे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 68 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं इनके, 68 से ज़्यादा सब्जेक्ट। ठीक है, 68 से ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते थे यहाँ पर। तक्षशिला हमारे सबसे पहला जो था विश्वविद्यालय वो तक्षशिला था। यहाँ से कई देशों से, विश्व से यहाँ पर सीखने के लिए आते थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तक्षशिला। चलिए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है तक्षशिला बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं मुझे ई, गजू बनना ई, बिल्कुल ई नहीं आएगा इसमें, ई ऑप्शन भी नहीं है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइंस का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा। खेरा रोग, खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जल्दी से बताइए, खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विषाणु के कारण, जस्ते की कमी के कारण, जीवाणु के कारण, या इन सभी में से? जल्दी से बताएं। जितने कमांडोस नहीं जुड़े हैं उन कमांडोस के अपेक्षा की जाती है कि जल्दी से जुड़िए। आपके 15 क्वेश्चन जीके के निकल चुके हैं। देखिए, एटलीस्ट आपको मैथ्स नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, तो एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन जीके और 15 क्वेश्चन साइंस के भी अगर कर जाते हैं और 30 क्वेश्चन में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप एक दिन में आप 20 क्वेश्चन को अचीव करते हैं तो आप सोचिए कि 30 दिन में कितने होंगे। आप जोड़ लीजिए, एक दिन में 20 होते हैं तो 10 दिन में 200 होंगे, तो 30 दिन में आपको 600 क्वेश्चन याद होंगे। तो ये आपका, ठीक है, आप आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप रूम में बैठे हैं और आराम कर रहे हैं तो। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ते की कमी के कारण खेरा रोग होता है। ठीक है, जस्ते की कमी के कारण खेरा रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो, क्या कहलाते हैं ये? क्या कहलाते हैं ये? अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप। क्या कहलाते हैं ये? अपरूप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आज सब नए ग्राउंड पर गए हैं सर जी। अच्छा अच्छा, सभी कमांडोज के गए हैं क्या? अपरूप आएगा। ठीक है, इसका अपरूप। वे पदार्थ जो जिनके रासायनिक गुण भिन्न समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं? हम अपरूप कहते हैं। ठीक है, आज सब नए ग्राउंड पर गए। किधर नए ग्राउंड? नया ग्राउंड बन रहा है क्या कहीं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्न में कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह प्रयोग होती है? तांबा, ग्रेफाइट, चांदी या फिर जर्मेनियम? ट्रांजिस्टर की बात चल रही है, ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जिन जिन कमांडोज का देखते हैं, किन किन कमांडोज का, इसका आएगा जर्मेनियम। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तांबा विद्युत का चालक होता है, सबसे उत्तम चालक होता है तांबा। चांदी भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट अर्धचालक होता है, और ग्रेफाइट से तमिलनाडु में एक मंदिर बना है, उसे पूर्ण तरह ग्रेफाइट से बनाया गया है। तो जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत विकिरण। तो इसका जो सही आंसर आएगा, देखते हैं किन किन कमांडोज को सही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण का। कौन सी किरण का? अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आएगा अवरक्त किरण। वहदेश्वर मंदिर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कमलेश, वहदेश्वर जो मंदिर बना है तमिलनाडु में, वो पूर्णतः ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट से पूर्णतः बना गया है, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? ये दिन में होती है। जब प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ते हैं? जो हरे पौधे हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो क्या छोड़ते हैं ये? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हरी पत्ती जो होते हैं हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात को क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए वृक्ष के नीचे रात्रि में वृक्ष के नीचे सोना रात को खतरे से ऊपर बताया गया है, इसलिए रात्रि में हम वृक्ष के नीचे नहीं सो सकते। ठीक है, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया बिल्कुल सही है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? जल्दी से बताइए। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सभी। फल पकाने वाला, जल्दी से बताए, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो क्या है? इथिलीन। ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन। और फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, मुझे बताएंगे यहाँ पर यश रावत बताएंगे, फल पकाने वाले अध्ययन को क्या कहते हैं, या फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे मुझे, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन, जल्दी से बताएं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लोरिकल्चर नहीं कहते हैं, फ्लोरिकल्चर तो ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। ठीक है, देखिए आयोडीन की बात करें तो धात्विक चमक वाला यह तत्व है आयोडीन। ठीक है, सर्वाधिक धात्विक चमक वाला तत्व कौन सा है? आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए ब्रोमीन, ब्रोमीन को कमरे में रखने वाली धातु ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, तो किसमें होता है? फ्लोरीन में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं आएगा, विशाल रामचंद्र। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या है इसका? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जल्दी से बताएं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर ये कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग, ठीक है, आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है, क्योंकि वह उत्सर्जित करता है। कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? जल्दी से बताएं मुझे, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या फिर एक्स किरणें? तो जो गामा किरणें हैं, गामा किरणें, ठीक है, जो कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्पन्न करता है? गामा किरणें।
कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्पन्न करता है। अल्फा किरण में सर्वाधिक धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, और बीटा में क्या होता है, ऋणात्मक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है, बिल्कुल सही आंसर से आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं। कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, जल्दी से बताइए। कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? पीतल, जर्मन सिल्वर, कौसा या मैग्नीशियम? कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? ठीक है, तो चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, और AlO3 शायद से इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा, जर्मन सिल्वर नहीं आएगा, ठीक है। सरवन रातो, हेलो सर, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है सरवन, आपका स्वागत है। साहब सिंह डी बता रहे हैं मैग्नीशियम। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया, मैग्नीशियम बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जल्दी से बताइए, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता तांबा, पीतल तांबा निकिल, या फिर तांबा जस्ता एल्यूमिनियम, या फिर तांबा जस्ता या निकिल? ठीक है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज ने तांबा जस्ता और निकिल बताया है, तांबा जस्ता निकिल, ठीक है, ये जर्मन सिल्वर का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज का आया, बिल्कुल सही आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सुपर कंडक्टर की चालकता। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है, शून्य, कम या फिर अधिक? असीमित, कम, शून्य, फिर अधिक होती है, जल्दी से बताइए सुपर कंडक्टर की चालकता। तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य नहीं होती है, असीमित होती है, ठीक है, शून्य नहीं होती है, असीमित होती है, अनंत। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जितने भी कमांडोस मेरे साथ में, विजय, सोनकच, गौतम कुमार, गजू बन्ना, पांडे, साहब सिंह, पांडे जी, कुलदीप कुमार, श्रवण, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में। तो जिन जिन कमांडो का ऑप्शन नंबर ए आया, बिल्कुल सही आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्रकाश वोल्टी सेल, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, या फिर मोलर सेल? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम फिनिश होने वाला है। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, जल्दी से बताइए। सौर सेल, तो क्या होते हैं ये? सौर सेल, ठीक है। प्रकाश वोल्टी सेल क्या करते हैं? सौर सेल। क्या होते हैं ये? सौर सेल, ठीक है। प्रकाश वोल्टी सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका का प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? देखा होगा आपने, ऊर्जा के लिए हम सबसे ज्यादा, अगर कोई बीमार वगैरह व्यक्ति होता है तो उसे क्या चला जाता है? सबसे ज्यादा बोतलें चढ़ाई जाती है, ठीक है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, या फिर सुक्रोज, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है किससे मिलती है? सौर सेल, ठीक है, ग्लूकोज से मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो इसको सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विषरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। राजस्थान भी बता रहे विसरण, क्या आएगा इसका आंसर? विसरण। पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण कोशिकाओं में किससे पहुंचता है? विसरण से, ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है, मेरे साथ में 17 कमांडोज जुड़ चुके हैं और लाइक्स 8 ही हैं, ठीक है। 17 कमांडो, 17 लाइक, ठीक है। लाइक बहुत कम है, लाइक करते जाइए सेशन को, ठीक है। सेशन को लाइक करते जाइए, कंटिन्यू लाइक में देख रहा हूँ 8 ही लाइक्स है, और बाकी के कमांडोज पता नहीं वापिस से 13 व्यूवर्स हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आने वाला है और वो है मैथ का पार्ट, और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का।
चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे? क्या 1 को रखे, 4 को रखे, 5 को रखे, 7 को रखे? देखिए जहां पर स्टार दे रखा है वहां पर हमें एक ऐसा अंक रखना है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे हमें रख के देखना है कि कौन सा डिजिट हम यहाँ पे रखेंगे जिससे हमारा आंसर 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलिए हम 1 को रख के देखते हैं सबसे पहले, 1381। अगर इसको हम 11 से डिवाइडेड करेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, फिर बचा अपने पास 2, 11 दूनी 22, फिर 6 बचा, बिल्कुल नहीं कटेगा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग है हमारा। ठीक है, देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को रख के। अगर बी को रखते हैं ऑप्शन नंबर तो 4381 डिवाइड क्या करेंगे हम 11 को, तो 11 33, 10 बचा 108, 11 नाम 99, और कितना बचा हमारे पास में 1 8 9 91, मतलब ये भी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं, तो क्या रखेंगे 5381 डिवाइडेड बाई 11। तो देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा 6 7 9, 9 बचा, और कितना बचा 11 88, 11 88, और कितना हो गया था 98 हो गया था हमारे पास में। 10 बचा हमारे पास 101, तो भाग जाएगा नहीं बिल्कुल इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब 7 को रख के देखते हैं, तो 7381 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 से हम भाग देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 11 छंग 66, 66 4 3 7, 78 हो जाएगा। फिर 11 7 77 और 11 एकम 11, यानी कि ये 11 ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर डी रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 7 रखेंगे बिल्कुल। यश रावत वेरी गुड, 7 आया आपका। कुशल रात 7 आया आपका बिल्कुल। पांडे जी वेरी गुड। कमलेश 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि यदि 76 को 4 भागों में, यदि 76 को 4 भागों में 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाना हो तो सबसे छोटा भाग क्या होगा? सबसे छोटा भाग क्या होगा, जल्दी से बताइए। सबसे छोटा भाग क्या होगा? तो निकालते हैं हम सबसे छोटा भाग। ठीक है, सबसे छोटा भाग क्या है हमारे पास 3, तो 3 का हम निकाल देते हैं सबसे छोटा भाग। ठीक है, हमारे पास कितना दे रखा है टोटल इसका 76, 76 दे रखा है। और टोटल जोड़ेंगे हम 7 5, 7 और 5 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 4 19, तो 19 एकम 19, 19 19 चौक 76, 4 12, तो कितना आएगा आंसर हमारे पास में 12। छोटा भाग क्या होगा हमारा 12। जिन कमांडोस ने बिल्कुल और 12 किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 12 बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन कमांडोस ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए किसी संख्या का 80% 30 है तो उस संख्या का मान क्या होगा? चलिए यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का यहाँ पे x का कितना मान लेते हैं हम 80%, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 ना, बराबर कितना दे रखा है 30। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब x बराबर 5 गुणित 30/4, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 15 5 75, तो कितना आएगा 75/2। तो काटेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सदी 14, 2 पंजे 10, 33.5। आंसर क्या आएगा हमारे पास में 37.5। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कुलदीप कुमार, गौतम कुमार, पांडे जी, रोहित मुई, कमलेश, गुड, वेरी गुड, आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक घड़ी 750 में खरीदी गई, एक घड़ी 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या निकालना है हमें, विक्रय मूल्य। वेरी गुड, जो 37.5 आया, वेरी गुड। जय भवानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जय हिंद जय हिंद। ठीक है, चलिए आंसर्स करते हैं इसका हम। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ बटा 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास में 750, गुणा लाभ कितना है 100 प्लस 16, मतलब 116, बटे में 100 दे रखा है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 2 5 4 25, फिर 2 से काटूंगा 2 पंजे 10, 1 2 8 16, तो क्या आ जाएगा 58 गुणित 15,
15 8 120 की शून्य हासिल की 12, 15 5 75, 75 5 2 7, ठीक है। 15 5 75, 75 और 12 जुड़ेंगे तो 5 2 7, ठीक है 870। तो जिन जिन कमांडोज का 870 आया निकल के बिल्कुल सही आंसर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 870, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है 870 बिल्कुल सही आंसर से आपका 870। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 870 जिन जिन कमांडोज का बिल्कुल सही आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम कुमार ए बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक त्रिभुज का आधार दे रखा है यहाँ पर, एक त्रिभुज का आधार दे रखा है यहाँ पर, हमें कितना दे रखा है 4.2 और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास में 1/2, आधार कितना दे रखा है हमारे पास में 4.2, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, 2 एकम 2, 2 छंग की 12, 6 का 2 में देंगे तो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25। जिन जिन कमांडोज को ऑप्शन नंबर ए आया है, ठीक है पांडे जी कहाँ, ठीक है ऑप्शन नंबर ए आया है जिन जिन कमांडोज का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग की परिमिति ज्ञात करो जिसकी भुजा 12.4 दे रखी है, ठीक है। ए कितना दे रखा है हमारे पास में 12.4, ए हमारे पास में 12.4 दे रखा है हमारे पास में। और वर्ग की भुजा परिमिति क्या होती है, वर्ग की 4 गुणित ए, 4 गुणा 12.4, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 एकम 4, 49.6, ठीक है 49। यहाँ पर आपका योगेश सर ने विकेट गिरा दिया है यहाँ पर, ठीक है, राउंड द विकेट बॉलिंग करके आपका विकेट गिरा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका सही आंसर आएगा बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका ई बराबर 49.6 आएगा इसका आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ई आया 49.6 बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी से बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। करनी 3/4 ए का वर्ग, करनी 3/4 बी, करनी 3/4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा करनी 3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। ये रहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अभी जुड़े हैं आप मेरे साथ में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी मेरे साथ जितने भी कमांडोज जुड़े हैं देर आए दुरुस्त आए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व यहाँ पर। चलिए 64 की घात 4, ठीक है बटा 8 की घात 5, 64 की घात 4 बटा 8 की घात कितना दे रखा है 5। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं 8 की घात 2 की घात 4, इसको लिख सकता हूँ मैं 8 की घात 5, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा 8 4 दूनी 8, तो 8 की घात 8 बटा 8 की घात 5। चलिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ए की घात एम बटा ए की घात एन बराबर क्या होता है ए की घात एम माइनस ए की घात एन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है। तो क्या आएगा 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8 की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका विकेट गिरा दिया गया है, 8 की घात 3 आएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक किया जा रहा है कंटिन्यू कि आपके आंसर तुक्के तो नहीं लगा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक किया जा रहा है कि आपके जो है आंसर तुक्के में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 8 की घात 3 आएगा बिल्कुल, ठीक है। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ये आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्लस वाले सवाल आ चुका है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी कमांडोज जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले, तो 434, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, 434.43, फिर क्या करेंगे 43, 43.34,
फिर क्या करेंगे 3.44, फिर क्या करेंगे 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 लग देते हैं 0.33, 4 3 7 7 और 3 10 10 और 4 की 14 हासिल की 1, 4 3 7 7 3 10 10 और 14 14 और 1 15, ठीक है हासिल की 1, फिर आज 4 3 7 7 3 10 10 14 14 और 1 15 की 5 हासिल की 1, 4 3 7 7 और 1 8, ठीक है 2 संख्या बाद 485.54। तो जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है, ठीक है जिन जिन कमांडोज का गौतम कुमार बाई सर कर रहे हैं, गौतम कुमार कहाँ जा रहे हैं बाई सर करके, ठीक है तो इसका सही आंसर आएगा 485.54, ठीक है वेरी गुड। यश रावत, कमलेश, जय भवानी, बबलू राठौर, कुलदीप, रोहित सोलंकी, ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 325 माइनस 12 की घात 2 प्लस 75 बराबर x की घात 2 माइनस 68। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है 325 माइनस 12 की घात 2 प्लस 75 बराबर x की घात 2 माइनस 68। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए करते हैं इसको सवाल हम। तो 12 की घात कितनी होती है, देखो 325 माइनस 12 की घात मतलब 144 प्लस 75 बराबर x की घात 2 माइनस 68। देखिए ये तो प्लस में है तो इसको हिलाना नहीं है हमें, x को हमें 68 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर 75 को जोड़ देते हैं और 68 माइनस किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं सभी को प्लस, ठीक है 5 5 10 18 की 8 हासिल की 1 7 2 9 और 1 10 10 और 6 16 हासिल की 1 3 और 4 68 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम 144, 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2 और ये 3, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास में x की घात 2 बराबर 324। अब देखिए x की घात हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और 324 किसका होता है, 324 किसका होता है 18 का होता है, ठीक है। जिन जिन कमांडर्स को ऑप्शन नंबर बी, पांडे जी ई नहीं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जिन जिन कमांडर्स को ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही आंसर से, ठीक है तो इसका सही आंसर आएगा x बराबर 18। जय भवानी, बबलू राठौर, आर्मी, पांडे जी, यश रावत, रोहित सोलंकी, कुलदीप कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 सही 2/3। चलिए आज मिक्स फ्रैक्शन मिक्स डेसिमल को मिक्स डेसिमल क्वेश्चन का फ्रैक्शन आ चुका है यहाँ पर, फ्रैक्शन वाले मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, 5 6 और 3 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 5 प्लस 6 प्लस 3 इसको कॉमन निकालेंगे, फिर प्लस 2/3 प्लस 1/7 प्लस 1/2। चलिए 5 6 11 11 और 3 14 14 प्लस, ठीक है 14 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम इसका तो कितना आएगा 7 दूनी 14 14 तिया 42 7 21 21 दूनी 42 कितना आएगा एलसीएम 42। 3 का भाग देंगे यहाँ पे 42 में 3 एकम 3 चौक 12 12 आया, 12 का गुणा 2 में करेंगे 12 दूनी 24, 7 का करेंगे 7 छंग 42 6 एकम 6, फिर 2 का करेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2 21। अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 24 और 6 30 30 और 21 30 51 कितना हो जाएगा 51, 14 प्लस 24 6 30 30 और 20 50 और 1 51 51/42। चलिए ये कट रहा है क्या, देखते कट रहा है तो 3 एकम 3 2 बचा 3 7 21 3 एकम 3 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 5 6 5 और 6 और 3 5 6 11 11 और 3 14 बिल्कुल 7 3 और 2 का एल्सियम लिया तो 7 21 21 दूनी 42 और 3 एकम 3 चौक 12 14 दूनी 28 आएगा यार यहाँ पर, ठीक है 14 दूनी 28 आएगा, ठीक है 14 दूनी 28 आएगा यहाँ पर। देखिए फिर से करते हैं हम आपको, यहाँ से निकालते हैं हम कॉमन, क्या निकालते हैं 5 6 और 3 को कॉमन निकालते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस 1/7 प्लस 1/2। चलिए एलसीएम कितना निकलेगा यहाँ पर 42, 3 का भाग देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 3 एकम 3 3 चौक 12 14 दूनी 28 प्लस 7 का देंगे 7 छंग 42 6 एकम 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है। तो इधर कितना होगा 5 6 11 11 और 3 14 14 प्लस, अब क्या करेंगे 14 प्लस जोड़ देंगे 28 प्लस 6 प्लस 21 8 6 14 14 और 1 15 हासिल की 1 2 2 4 और 1 5 55/42। देखिए 14 सही 55/42, इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ई आएगा, ठीक है।
देखिए 42 से काटूंगा, 42 एकम 42, तो 14 और 1 15, और 42 एकम 42, 8 5 13, 13/42 आंसर आएगा हमारे पास में 15 प्लस 13 सही, 15 प्लस 13 सही, 15 सही 13/42। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई 15 सही 13/42 करके देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 15 सही 13/42 कमलेश, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 गुणित 3 गुणित 5/27 एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जितने भी कमांडो जुड़े देखिए, 3 एकम 3, 3 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 10x बराबर 1200, 1 शून्य से 1 शून्य, तो x बराबर कितना आ गया 120। ठीक है, जिन जिन कमांडोज का सापू, जय हिंद सर, इन रोहित भूरिया हूँ, मेरा मोबाइल रिपेयर करने रखा। रोहित भूरिया भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है रोहित भूरिया। इसका आंसर जल्दी से बताइए, 120 आएगा इसका आंसर। ठीक है, यश रावत वेरी गुड, कमलेश वेरी गुड, आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 16 + 4 × 64/12 × 3 + 64, तो सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास का गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, इन दोनों का, तो 4 चौक 24, 4 चौक 16, यहाँ पे 16 प्लस 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, फिर 4 चौक 4 छंग 24, 24 और 1 25, बटा कितना है भारतीय 36, 36 मतलब 360 + 40। चलिए 6 और 6 12 की 2 हासिल की 1, 5 6 11 11 और 12 की 2 हासिल की 1, और 1 और 1 2, 222। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 256 + 16, 6 6 12 हासिल की 1, 5 6 और 1 7, 272, और ये 360 कितना हो जाएगा 400, 272/400। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम, देखते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 छंग की 12, 2 दूनी 4, 200, फिर काटेंगे 2 छंग 12 1, 2 अट्ठी 16, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 100, फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, फिर काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 34/50, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 1 2 सती 14, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25, 27/25। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 25 एकम 25। ठीक है, 25 एकम 25, साली यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 17/25, 17/25। ठीक है, 2 एकम 2, 2 से 14, तो भाग नहीं आया उसकी 0 पॉइंट। अब इतना एक 0 बढ़ गया इधर, जैसे ही पॉइंट लगाया तो 25 छंग 150, 25 छंग 150, 25 छंग 150, 10 बचा 100, 25 चौक 100। जिन कमांडोज का 0.64 आया है, 0.64 आया आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करो। चलिए शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, h बराबर 12, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r वर्ग h। तो 1/3 पाई कितना होता है 22/7, r कितना होता है हमारे पास 14 इंटू 14 इंटू h कितना दे रखा है हमारे पास में 12, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब क्या बचा हमारे पास में, क्या बचा हमारे पास में, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44, और कितना है हमारे पास में 14 गुणित 4, 14 चौक 56, तो गुणा कर देंगे हम इसका। अब यहाँ पे 56 में गुणा करते हैं 44 का, देखते हैं क्या आता है आंसर। 4 छंग 24 की 4 हासिल की 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 6 दून 6 4 चौक 16। ठीक है, 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 4 का 4, 4 2 6, 2 4, 24 64। ठीक है, घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 24 64 घन सेंटीमीटर आया है, जिसका भी 24 64 घन सेंटीमीटर आया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान किसके बराबर होता है, कोस 30, कोस 45, कोस 60 या कोस 10 30 डिग्री। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में साइन 60 के बराबर होता है,
साइन 60 के बराबर होता है, जल्दी से बताइए। साइन 60 के बराबर होता है कोस 60, ठीक है। कोस 30 डिग्री बराबर होता है साइन 60 के, ठीक है। कोस 30 डिग्री का मान होता है साइन 60 के बराबर, ठीक है। जिन जिन कमांडर्स का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आ चुका है, ए और बी क्या है। रीजनिंग का क्वेश्चन पहला आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, भाई हैं। ए और बी भाई है, ठीक है। क्या है, ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए और बी भाई हैं, पता नहीं कौन कौन भाई और बहन है, लेकिन ई पुत्री है एफ की, पता नहीं। एफ पत्नी है बी की, ये पत्नी हो गई बी की, मतलब ये क्या हो गया, भाई भाई हैं तो ये पत्नी हो गई इसकी, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की। तो ई का ए से क्या संबंध है, ई ए का क्या लगता है, ए से क्या संबंध है, ठीक है। ई जो है ए की कौन लगती है, ई तो कौन लगती है, भतीजी। कौन लगती है, भतीजी। कमलेश आर्य डी बता रहे, भाभी नहीं लगेगी भैया, ठीक है। इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, भतीजी। देखिए ए ई का ए से क्या संबंध है, क्या लगेगी, भतीजी लगी ए की, ठीक है। ए की कौन है, भतीजी है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 534, 543, 559, 584 और 620। तो आगे क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर किसका वर्ग हो रहा है, यहाँ पे 3 का वर्ग करे तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4। चलिए 534 में क्या करते हैं हम, यहाँ पर 3 का वर्ग करूंगा यहाँ पर मैं, तो 9, 9 10 13 के 3 हासिल किए 4, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, और फिर 5 का वर्ग, और फिर इसके बीच में क्या हुआ, 6 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का वर्ग। तो 620 प्लस 7 का वर्ग 49, 9 का 9, 4 2 6 और 669। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा 669, ठीक है। 669 जिन कमांडर्स का ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैं दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, मैं, ठीक है। आपने खुद को मान लीजिए यहाँ पे सेल्फ। मैं दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, और इसके बाद दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। और दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर दिशा हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिशा बना ली, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलिए 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो मैं यहाँ पर 3 किलोमीटर क्या चला, दक्षिण की ओर चला, ठीक है। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर इधर मुड़ूंगा, किधर मुड़ूंगा, दाईं में रही होगा। कितना चला मैं, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 चला, अब पुनः दाईं ओर मुड़ा तो 7 किलोमीटर चला, ठीक है। पुनः कितना चला, ये 7 किलोमीटर चला। तो अंत में की दिशा की जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, निकित पटेल, वेरी गुड। जय भवानी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 किसी सांकेतिक भाषा में, चलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। MARS को क्या लिखते हैं, ZNEF। तो भैया ARMS को क्या लिखेंगे, तो देखिए M का N, ठीक है। M का जो 13 पे आता है, तो ये उल्टी दिशा से 13 पे कौन आता है, N आता है। फिर A का फर्स्ट प्लेस क्या है, A, और उधर से लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड से फर्स्ट प्लेस क्या होगा, Z। फिर R का क्या आएगा, काउंटिंग से F, S का क्या आएगा, E। तो देखते हैं A का Z आ रहा है, तो यहाँ पर A का क्या आना चाहिए, Z। R का अगर यहाँ पर F आ रहा है, तो यहाँ पर R का क्या आएगा, F आएगा, ठीक है। M का क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो M का क्या आएगा यहाँ पर, N। S का क्या आ रहा है, E। तो FZ, ठीक है, FZ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर E। यहाँ पर भी आपको चेक किया गया है, FZEN, ठीक है, FZEN।
ऑप्शन नंबर ई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ई आएगा। ई आएगा, ई। ठीक है, ए नहीं आएगा। जय भवानी ए बता रहे हैं यहाँ पर। भावेश कुमार ये बता रहे, देखिए अरे यहाँ पर एम का क्या दे रखा है, कोड एन दे रखा है। ठीक है, ए का कोड जेड दे रखा है, आर का एफ दे रखा है, एफ का ई दे रखा है, तो ए का कोड क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, ए का कोड क्या होगा, जेड होगा। कोड तो है ही नहीं यहाँ पर जेड। ठीक है भावेश कुमार। चलिए देखिए हम आपको मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट बनाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमने लेटर्स बना लिए। अब इसने बोला है, देखिए मार्स, जो मार्स है उसको क्या लिखा गया है, जेड एन ई एफ लिखा गया है। चलिए अब ए फर्स्ट पे है तो यहाँ पे देखिए जेड को लिया गया है। ठीक है, तो इसका ये दिख गया। अब एम को देखते हैं हम यहाँ से, एम कहाँ है, 13 पे, तो इधर से 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एन। ठीक है, ये इस प्लेस, जो इस साइड से जिस प्लेस पे आ रहा है उसको उल्टी साइड से उस प्लेस से ही लेना है हमें। तो देखिए एम का एन आ गया, फिर आर का एफ आ गया, एस का ई आ गया, तो भैया इसका क्या आना चाहिए, आर्म्स का ए आर एम एस वही आना चाहिए। ए का जेड आना चाहिए, आर का क्या आ रहा है, आर का एफ आ रहा है तो एफ आना चाहिए, एम का क्या आना चाहिए, एस का आना, क्या एस का ई आना चाहिए, और इसके बाद में बचा एम, एम का क्या आना चाहिए, एन। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जिन कमांडोज का आया है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन सेशन का, क्वेश्चन नंबर 50। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, द्वितीय अर्धांश को, चलिए हम लिखते हैं द्वितीय अर्धांश को। चलिए हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, 15वां अक्षर। सबसे पहले हम लेटर्स बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बनाते हैं यहाँ पर लेटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, अब इसको क्या उल्टा लिखना है हमें, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को लिख दिया हमने उल्टा क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, दाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा। देखते हैं कमांडोज ने क्या क्या आंसर्स दिए कि नहीं। एक करंट व्यूवर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दाएं से 15वां इधर से, तो ये 13 14 15 क्या आएगा, एल। चलिए जिन जिन कमांडोज ने एल किया है, एल बिल्कुल सही है। हमारा सेशन फिनिश हो चुका है। चलिए जितने भी कमांडोस मेरे साथ में जुड़े थे उन सभी को पृथ्वी डिफेंस एकेडमी तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता है, और जितने भी कमांडोस ने सही आंसर्स दिए हैं और ओएमआर शीट भरने की कोशिश की है उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ओएमआर शीट नहीं भरेंगे, अगर आप ओएमआर शीट में जो बबल्स है, बबल्स को आप फिलअप नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो सभी कमांडोस को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।